तो जिस तरह से राणा को भारत लाया गया है, लंबे वक्त के बाद, इस इंतजार के बाद भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर दिख रही है। लगातार एनआईए के तमाम आला अफसर पूछताछ कर रही हैं और तमाम जो लगातार राज भी उगलता जा रहा है अब राणा। और इसके साथ चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सर, जिस तरह से 26/11 का वो आतंकी हमला, ये दिन इतिहास के काले पन्नों पर हमेशा दर्ज रहेगा। पूरा देश टहल गया था और उन सभी की आंखें चीत्कार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनकी आंखों के आंसू उम्मीद में थे लगातार कि जब इस मास्टरमाइंड का खात्मा किया जाएगा, इसे गिरफ्तार करके। और अब प्रत्यर्पण करके उसे भारत लाया गया और लगातार एनआईए की टीम इससे पूछताछ कर रही है। तमाम परत दर परत तमाम तरह के राज उगलता अब देखा जा रहा है। राणा पहले दिन हालांकि उसने बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं साझा की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो दूसरे दिन की पूछताछ थी उसमें उसने साथी आईएसआई के साथ उसके कैसे लिंक हुए, लश्कर तैयबा से कैसे लिंक हुआ, और इसके साथ ही हेडली जब भारत आया तो इस दौरान किस तरह के कॉन्वर्सेशन हुए, तमाम जानकारियां सर सामने आ रही हैं। और भी आगे कितने राज, और इसके साथ ही साथ सर इसका भी जिक्र कीजिएगा कि पाकिस्तान के सामने अब कितने मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से तमाम राज खोलेगा पाकिस्तानी सेना ने जो सहयोग किया, अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सामने और भी मुश्किलें देखी जाएंगी। जी हाँ, गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि तैमूर राणा अब हमारे सुरक्षा एजेंसीज के कस्टडी में है। हम्म। उससे भी बड़ी बात है कि जुडिशियल जो प्रोब है वो चालू हो गया। हमें समझना पड़ेगा कि तैमूर राणा को जब भारत में लाया गया था तो अ, तीन चीजें हमें अमेरिका को प्रॉमिस करनी पड़ी। हम्म। एक तो ये है कि हम तैमूर राणा को कोई टॉर्चर नहीं करेंगे। हम्म। दूसरा, अमेरिका की कोर्ट को हमें ये वादा करना पड़ा कि हम उसको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम्म। गरिमा, ये समझना पड़ेगा कि जब कोर्ट कहती है कि भारत की सरकार तैमूर राणा को जेल के अंदर सुरक्षा मुहैया कराएगी, कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई आके उसको मार देगा। हम्म। आ, अमेरिकन कोर्ट का मतलब ये है कि जेल के अंदर कोई भी, चाहे सरकारी, बेसरकारी, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, या कोई पुलिस वाला भी, या कोई इंटरोगेटर भी तैमूर राणा को चोट ना पहुंचाए। हम्म। ये है अमेरिकन कोर्ट की दरकार, हम्म। जो कि बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग रखनी पड़ती है। हम्म। तीसरी चीज जो अमेरिकन कोर्ट ने कह दिया है कि हम उससे जो भी जिरह बस बहस करेंगे वो सिर्फ 26/11 के बारे में ही करेंगे और दूसरी चीजों के बारे में नहीं पूछेंगे। हम्म। तो अभी जो शुरुआती दौर में हमेशा कैसा होता है, जैसा कि कसाब के केस में भी हुआ, अबू सलेम के केस में भी हुआ, कि शुरुआती दौर में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तो लग जाता है रूटीन इंटरोगेशन करने में। हम्म। सीधा ही आप तैमूर राणा से पूछेंगे कि तुम्हारा आईएसआई का हैंडलर कौन था, उसका टेलीफोन नंबर बता दो, नहीं बताएगा। हम्म। हाँ, शुरुआती दौर में उसको ब्रेक इन किया जाता है, यानी उसको नरम किया जाता है, जिस दौरान उससे बहुत आसान सवाल पहुंच जाते हैं। हम्म। आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे, आपके माता पिता कहाँ पर हैं, हम्म। आपके भाई लोग क्या कर रहे हैं। और गरिमा, ऐसे सवाल पूछते पूछते 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि तैमूर राणा जिसके पहले जैसे कसाब था या अबू सलम था, ये बहुत ट्रेंड हो जाते हैं। इनको मालूम है कि किस सवाल का जवाब देना है, किस सवाल का जवाब देना नहीं है, हम्म। और किस सवाल का जवाब टेढ़ा मेढ़ा करके देना है। टेढ़ा मेढ़ा बोला तो इतना जवाब दे देते हैं जो कि सत्य लगे, लेकिन आपने कोई जानकारी भी नहीं दी। और क्योंकि जुडिशियल काउंसलिंग जो ये तैमूर राणा को हर 48 घंटे में उसका एक जुडिशियल यानी काउंसलर एक्सेस दिया गया है। तो उसके जो एडवोकेट आएंगे वो चुपचाप उसको बताएंगे कि उसको किन किन सवालों का जवाब देना है और किन किन सवालों से वो मुकर सकता है जवाब देने से। हम्म। जो कि किसी भी, जैसे भारत के कोर्ट्स में भी कोई भी बोल सकता है कि मैं इस सवाल का जवाब जानता नहीं हूं, या मैं इस सवाल का जवाब भूल गया हूं, या मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो हम्म। अगर वो कोऑपरेट नहीं करता और बोलता है कि मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता,
तो आगे क्या? जाहिर बात है कि क्योंकि तैमूर राणा के ऊपर कनाडा और अमेरिका ने सीधी नजर डाली हुई है। तो अगर वो कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहता, तो हम पीछे से उस पर डंडे नहीं बरसा सकते। हम्म। हमारी पुलिस पीछे से उसको बिजली का धक्का भी नहीं दे सकती, हम्म। क्योंकि हमारी जो टीम है, जो हमें डिटेल करनी पड़ी है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उस टीम के डिटेल्स की इंस्पेक्टर फलाना फलाना, कांस्टेबल फलाना फलाना, हमें अमेरिका की कोर्ट के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो हम्म। समय लगेगा। अब्दुल कसाब के टाइम में हमें 4 साल लग गए थे। हमने तो पकड़ लिया उसको, फायरिंग कर रहा है, सीसीटीवी में दिख रहा है, सारे विटनेस ने बता दिया कि यही वो आदमी है जिसने गोलियां बरसाई थी और हमारे को मार दिया था। तो वहां 4 साल लग गए उसको फांसी में लटकाने के लिए। तो तैमूर राणा का केस भी इस तरह से 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल तक चले। जी। सर, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और अब हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पूछताछ का ये सिलसिला जारी है, साथ ही साथ ये भी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, तमाम स्टेटमेंट्स अलग अलग जगहों से, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उसके कनेक्शंस बिल्ड, और जिस जगह से अगर अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की, जब तहव्वुर राणा ने इन जगहों की रेकी की तो वो वजह क्या थी, साथ ही साथ जिस महिला के साथ में वो था, ये भी कहा जा रहा है कि इससे इस लेवल पर भी पूछताछ होगी कि या वाकई में वो उसकी पत्नी थी जिसके साथ वो आगरा, हापुड़ और मेरठ और दिल्ली तमाम जगहों पर गया था 12 नवंबर 2008 से लेकर के 21 नवंबर 2008 के दरमियान। तो सर, हर लेवल पर किस तरह से पूछताछ की जाती है सर, इसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान से जो कनेक्शंस जो बिल्डअप होते हुए देखे जा रहे हैं साफ तौर पर, हालांकि पाकिस्तान हर सिरे से नकार रहा है, कह रहा है कि ये कनाडाई नागरिक है, क्योंकि अब पाकिस्तान के भीतर डर है कि अब जिस तरह के हालात पाकिस्तान के ऑलरेडी है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, आतंक का सबसे बड़ा जो पार्ट कहा जाए उसे पाकिस्तान को कहा जाता है। तो अब निश्चित तौर पर सर, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखें और जिस तरह से राणा तमाम सच उगलेगा आने वाले दिनों में, चाहे उसमें कितना भी लंबा वक्त लगे, लेकिन जो भारतीय जांच एजेंसियां है उससे तमाम सच उगलवा निश्चित तौर पर लेंगी। तो सर, अब ऐसे में अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में और किस तरह के सर्कमस्टेंसेस और किस तरह के हालात देखे जा सकते हैं? जी हाँ, गरिमा, ये समझना पड़ेगा कि जब वो उत्तर प्रदेश में हापुड़ में अलग अलग जगह पर गया, हम्म। तो किन किन से मिला, हम्म। इसको एस्टेब्लिश करना कोई मुश्किल नहीं है, हम्म। क्योंकि ये सारे कॉल रिकॉर्ड के थ्रू और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे पास अवेलेबल हैं। हम्म। दिक्कत ये है कि कोर्ट में सवाल उठाएगा कि मैं उससे मिला, मेरा दोस्त था, गले मिला और वापस चला गया। यानी हम्म। अगर वो हापुड़ में गरिमा, समझिए वो मुझसे मिला, ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है जांच एजेंसी के लिए कि वो मुझसे, देवनाथ जी से हापुड़ में मिला, गले मिला और फिर कहा कि हम दोनों मिलकर बम फटाएंगे। दोस्त है, मिलने गया था, तो क्रिमिनल एंगल से डाइवर्ट कर देते हैं। हम्म। देखिए, साथ में उसकी जो महिला गई थी, क्या वो उसकी पत्नी थी, ये तो जांच एजेंसी जो है 5 सेकंड के अंदर ही तय कर लेती हैं, क्योंकि जो भी आया, उसकी पत्नी आई, पासपोर्ट था, वीजा था, फोटो थे, फिंगरप्रिंट थे, सब कुछ है। हम्म। तो इसमें बहुत बड़ी दुविधा की विषय नहीं है। इसी तरह से जब भी कोई सस्पिशियस व्यक्ति होता है, जैसे ही आता है, तो उसकी कॉल ट्रेसिंग लगाई जाती है और वो कहाँ कहाँ है, मोबाइल लोकेशन अवेलेबल होती हैं। उस जमाने में मोबाइल ट्रैकिंग इतनी नहीं थी, लेकिन नियम के अनुसार जब कोई भी, जैसे भारत में भी, जैसे कोई चाइनीज नागरिक आता है या पाकिस्तानी नागरिक आता है, तो उसके पासपोर्ट वीजा में क्लियरली लिख दिया जाता है कि ये पासपोर्ट वीजा सिर्फ बॉम्बे के लिए है। तो अगर आप बॉम्बे छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो आप लोकल पुलिस को बॉम्बे में बताएंगे, फलाने हम्म। थाने में। और जब आप हापुड़ में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप हापुड़ में जाके फलाने थाने में रिपोर्ट करेंगे। तो हम्म। अगर उसने ये सब गतिविधियों का पालन किया है, तो फिर पुलिस के पास ट्रेस होगी। देखिए, हम्म। पाकिस्तान कनेक्शन बड़ी ही अद्भुत चीज है। पाकिस्तान की आईएसआई जो है, जाहिर बात है शातिर इंटेलिजेंस एजेंसी है। हम्म। उनको जब भी अपने गुर्गे पालने होते हैं, तो वो उनके पाकिस्तान के साथ हमेशा कोई भी लिंक नहीं दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अपने हिटमैन हैं या अपने जो मास्टरमाइंड है, उनको थर्ड कंट्री या फोर्थ कंट्री के थ्रू ऑपरेट कराते हैं हमेशा। तो हम्म। होगा क्या कि पाकिस्तानी नागरिक है, वो
उसको आईएसआई एजेंट है, लेकिन उसको वो क्या करेंगे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप दिलवा देंगे। वो हम्म। रहेगा न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या अमेरिका में। उसकी फंडिंग में सीधा पाकिस्तान की आईएसआई से नहीं होती है। हम्म। आईएसआई उसकी पेमेंट करेगा दुबई, दुबई से वो फंडिंग जाएगी सऊदी, सऊदी से वो फंडिंग जाएगी जर्मनी, जर्मनी से वो फंडिंग जाएगी मिस्टर ए के पास कनाडा में। मिस्टर ए बी को देगा, बी जो है तहव्वुर रवाना को वो पैसे देगा। तो हम्म। इन सबको ट्रेस करके जज साहब के सामने प्रूव करना पड़ेगा। टेढ़ी खीर है, बहुत ही लंबा समय लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर बात है कोऑपरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान बोलेगा हमें तो कुछ पता नहीं है, ये तो 1997 में चला गया था। हम्म। दूसरी चीज, तैमूर राना से भी जब तक जज आसान सवाल पूछेगा कि क्या तुम कनाडा में गए थे, बोलेगा हाँ। क्या तुम बॉम्बे आए थे, बोलेगा हाँ। क्या तुम अमेरिका के नागरिक हो, बोलेगा हाँ। वो हम्म। उन सब चीजों के लिए हाँ बोलता रहेगा जिन जो कि ओपन सोर्स में है या जो हम्म। गूगल में मिल जाता है या सोशल मीडिया में है। हम्म। जैसे क्या तुम कोपेनहेगन गए थे, बोलेगा हाँ। क्या तुम वहां पर चर्च पे और एक न्यूज़पेपर पे हमला करने का प्लान कर रहे थे, बोलेगा हाँ। लेकिन जैसे ही आपने उससे एक सेंसिटिव सवाल पूछा कि तुम्हारी फंडिंग कौन करता था, तुम्हारा कॉन्टैक्ट मैन कौन था फंडिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, वो चुप हो जाएगा। वो बोलेगा कि मेरे को याद नहीं आ रहा, 17 साल पुरानी बात है। वो बोलेगा कि मैं शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत थक गया। हम्म। ट्रेंड है ये बंदा। देखिए वो पाकिस्तान आर्मी में ट्रेन, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सबको ट्रेन किया जाता है कि दुश्मन के यहाँ जाहिर बात है कभी एक बार पकड़ा ही जाएगा। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। सारे पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से दुश्मन के इंटरोगेशन को दाएं बाएं भटका देना है। तो एक हम्म। बड़ा स्टैंडर्ड होता है कि मैं शारीरिक और मानसिक तरीके से अभी ठीक नहीं फील कर रहा हूं, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे रेस्ट दिया जाए। और तहव्वुर राना को कोर्ट ने बोल दिया कि हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल जांच होनी है। तो जैसे ही वो बोलेगा कि मुझे उल्टी आ रही है और मेरा बीपी हाई हो गया है, तुरंत सारी इंटरोगेशन को रोक देना पड़ता है और उसको फिर 24 घंटे या 48 घंटे का रेस्ट दिया जाना पड़ता है। तो ये बहुत पका हुआ शातिर दिमाग वाला व्यक्ति है। इसकी जिरा बहस जो है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में खत्म नहीं होगी, बहुत लंबा चढ़ेगा ये केस। जी। सर, और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि अमेरिका और इंडिया जब प्रत्यर्पण हुआ है तहव्वुर राना को, उस दौरान एक एग्रीमेंट था, उस पर भी साइन हुआ कि आप तहव्वुर राना को फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, फांसी की तक नहीं पहुंचा सकते, उसे आजीवन कठोर कारावास की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो सर, किस कानून के तहत इन सभी बातों का जिक्र हुआ, ये नियम किस कानून के तहत है? और इसके साथ ही सर, अगर क्योंकि ये बहुत ही खूंखार, बहुत ही खतरनाक आतंकी रहा, तो क्या सर इसको ऑल्टरनेटिव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और भी तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस खतरनाक आतंकी को निश्चित तौर पर फांसी के तक पहुंचाना चाहिए, फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी नज़ीर साबित हो यकीनी तौर पर। तो सर, क्या ऐसे हालात बन सकते हैं? इसे लेकर के भी जानकारी साझा करें। हाँ गरिमा, देखिए सबसे पहले तो है कि मामला बहुत संवेदनशील है। 166 लोग जो मारे गए थे उनके परिजन इस केस को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। हम्म। देखिए भावनाएं होती हैं। हम्म। आज अगर मेरे या गरिमा आपके किसी आत्मीय को चोट लगे तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगा भावनाओं में बहकर, आप भी हम्म। चाहेंगे भावनाओं में बहकर कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो। हम्म। लेकिन इसके लिए कोर्ट का जो एंगल है वो देखना पड़ेगा। जी। भारत में अगर आप देखें सजाए मौत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। हम्म। अब्दुल कसाब, जिसके बारे में कि कोई शक ही नहीं था कि उसने हत्याएं की हैं, सीधा उसका तो हाथ बंदूक के ट्रिगर पे है, दिख रहा है सीधी। वो फायरिंग कर रहा है इधर उधर दौड़ के इनोसेंट लोगों की तरफ, अंधाधुंध गोलियां, वो दिख रहा है। उसके बावजूद उसको लटकाने में हमें 4 साल लग गए। तो कोर्ट केस भारत में, दुनिया के सभी देशों में, अमेरिका हम्म। में भी सजाए मौत दी जाती है, लेकिन सजाए मौत अमेरिका की कोर्ट भी बहुत फूंक फूंक कर, बहुत तरीके से नीतिबद्ध। देखिए कूटनीतिक और राजनीतिक एंगल भी होता है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम्म। भारत सरकार कम से कम 124 ऐसे लोगों का प्रत्यार्पण कोशिश कर रही है। अमेरिका से, कनाडा से भारत में आ जाएं, इंग्लैंड से भारत में आ जाएं, उनको ट्रायल किया जाए। हम्म। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लोग हैं जिनको भारत सरकार भारत में लाने की कोशिश कर रही है, हम्म। सिंगापुर में है।
अगर हम मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक कूटनीतिक एंगल बता रहा हूं। जी। अगर हम इसको लटका देंगे हम्म। तो फिर भविष्य में उन देशों की सरकार बाकी जो क्रिमिनल्स हैं जिनको कि भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है भारत में लाने के लिए, उन उसमें एक आधान, उसमें एक गड़बड़ हो जाएगी कि भाई किसी को भारत में भेज देते हैं तो उसको लटका देते हैं। हम्म। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, पश्चिमी देश खास तौर से भविष्य में किसी को भी भारत में प्रत्यार्पण करने से हिचकिचाएंगे कि यार इनको तो पता नहीं, भेजेंगे वहां पर डंडे डुंडे मार देंगे, बिजली के धक्के मारेंगे और एक दिन सूली में लटका देंगे। तो हम्म। हमें फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। भावनाओं का हम आदर करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था तो हम्म। 166 लोग जो हैं उनकी जो परिजन हैं, उनकी भावना का भारत सरकार, भारत की पुलिस, भारत की जुडिशियरी उनकी भावना का आदर करती हैं, सम्मान करती हैं। लेकिन जो होगा फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मापदंडों के अनुसार ही होगा। जी। और सर इसके साथ ही सर इसे लेकर के भी जानकारी साझा कीजिए कि जब कोई ऐसे खतरनाक इस तरह के क्रिमिनल जब भारत के कहीं पे भी या तो कस्टडी हो या तो फिर जब इन्हें जेल में शिफ्ट किया जाता है तो सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सुरक्षा इतनी पुख्ता होती है कि परिंदा भी पर ना मार सके। अलग अलग और बहुत ही ज़्यादा जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं इस सेल में। तो सर अगर तहव्वुर राणा का ही अगर हम जिक्र कर ले तो सर किस तरह की सुरक्षा, किस तरह की निगरानी उस पर की जा रही है, इसे लेकर के जानकारी साझा कीजिए। हाँ गरिमा, एक तो भारत की जेलों में हमारा अपना राष्ट्रीय मापदंड है कि इस तरह के क्रिमिनल्स को कहाँ रखा जाएगा। तो अभी क्योंकि इस केस पर कनाडा की सरकार, कनाडा का नागरिक है, हम्म। नजर रखी हुई है, अमेरिका की सरकार नजर रखी हुई है, अमेरिका हम्म। के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण किया हुआ है। हम्म। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जी। इसमें होता यह है कि हर तरह की चीजें देखी जाती है। हम्म। भाग क्या ये कैदी भागने की कोशिश करेगा, उसकी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि सेल वॉल ऊंचे होते हैं, दरवाजे हम्म। खिड़कियां बहुत सिक्योर होती हैं, खिड़कियों में जो ग्रिल होते हैं वो मजबूत होते हैं, मल्टीपल ग्रिल्स होते हैं। कोई भी कोना ऐसा नहीं होता, दरवाजे, खिड़कियां या वेंटिलेटर या इनलेट आउटलेट में बाथरूम से कहीं से भी जिसमें वो ग्रिप पा सके, ऊपर चढ़ सके। सारे जितने फर्नीचर होते हैं वो जमीन के साथ मजबूती से लगे होते हैं। लूज आइटम सेल में कोई दिया ही नहीं जाता। लेकिन भागना, इसका वो हमें चिंता नहीं है। हमें हम्म। एक चिंता ये है कि क्या कोई इस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो सेल को और आसपास के वातावरण को इस तरह से रखा जाता है वहां पर वार्ड में कि बाहर से कोई आके उसको क्षति नहीं पहुंचा पाए। हम्म। तीसरी चीज जो सेल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेल को अंदर से इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि चलो ठीक है वो भागेगा नहीं, चलो ठीक है हमने ये व्यवस्था कर ली कि बाहर से आके कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम्म। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी ऐसे सेल के अंदर कि वो क्या वो खुद ही सुसाइड कर लेगा। हम्म। तो सेल को अंदर से इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कोई लटकने की जगह ना हो, कोई बिजली का कनेक्शन ना हो, और तो और जो बल्ब है, फैन है, इसके स्विच भी सेल के बाहर ही होते हैं जो कि बाहर से गार्ड लोग ऑपरेट करते हैं। हम्म। अंदर कोई लाइट भी नहीं होती, लाइट भी बाहर से आती है उसके छन छन के उसके कमरे के अंदर। कोई हुक, कोई भी लटकने वाली चीज, पाइप, डंडा, नुकीली चीज कुछ भी उसको नहीं दिया जाता। खाने पीने का सामान जो प्लेटों में, तस्तरों में दिया जाता है वो भी सब गोल होते हैं, मतलब उसमें कोई एज, तीखा कोना नहीं होता, शार्प एज नहीं होते। प्लेटों के किनारे, चम्मचों के किनारे भी गोल गोल होते हैं, तो ताकि ये सुसाइड ना कर ले किसी तरीके से। हम्म। उसको जो खाना भेजा जाता है उसको फूड टेक्नीशियन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई विषाक्त पदार्थ तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगल कंटामिनेशन हो जिसका पेट खराब हो जाए। क्योंकि देखो गरिमा, अगर इसका पेट खराब हो जाएगा, उसको लूज मोशन हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगे, क्योंकि हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल कराना कोर्ट का हुक्म है। तो अमेरिका और कनाडा में हल्ला हो जाएगा कि शायद भारत सरकार ने कुछ मैनिपुलेट करके, तिकड़मबाजी करके उसको कुछ खिला दिया जिससे उसको उल्टियां हो रही हैं, उसका पेट खराब हो गया, उसको लूज मोशन हो गया, उसको डायरिया हो जाएगा। तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उसको जिंदा रखना है, हेल्दी तरीके से जिंदा रखना है। ये भारत की कोर्ट और अमेरिका की कोर्ट की दरकार है। जी।
और सर इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब राणा भारत आया तो अपना पूरा स्लीपर मॉड्यूल डेवलप करने की तैयारियों में था। तो सर इसके साथ ही तमाम जानकारियां लगातार निकल के हम देख रहे हैं, परत दर परत सामने आ रही हैं कि एनआईए कई जगहों के एटीएस के भी संपर्क में लगातार है। तो अब ऐसे भी खुलासे सबसे बड़ा पर्पस क्या है अभी एनआईए का, ये पता करना कि जब वो भारत में आया था वो किस किस से मिला था और किस वजह से मिला था। तो जाहिर बात है एनआईए की पूछताछ में आस्ते आस्ते वो जिन लोगों से वो ये कह सकता है कि ये तो मेरा दोस्त था या ये तो मेरा रिश्तेदार था तो मैं इसके यहाँ चाय पीने गया, ऐसे लोगों के नाम तो वो फटाफट उगल देगा। फिर काफी सारे लोग पिछले 17 साल में मारे भी गए हैं, अब हैं नहीं, ऊपर गए हैं, स्वर्ग में हैं या जहां पर भी दोजख में। तो जो लोग मर गए हैं उनके बारे में भी शायद वो बोल देगा कि हाँ मैं उससे मिला था, क्योंकि उसको मालूम है वो तो मर गया, इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है या नरक में है। क्योंकि एनआईए फिर आगे जाकर उस लिंक को फॉलो नहीं कर सकती, तो उनके नाम भी ये फटाफट उगल देगा। लेकिन ये बंदा ऐसे लोगों के नाम कभी नहीं बताएगा जो कि उसके हैंडलर थे, जो कि उसको इंटेलिजेंस मुहैया कराते थे, जो कि उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। देखिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का बहुत बड़ा मतलब क्या है, जैसे वो भारत में आया है, पहली दरकार है कि काफी सारे सिम कार्ड चाहिए उसको, तो किस लोगों ने उसको सिम दिलवाने में मदद की। फिर भारत अगर आया है तो डेफिनेटली उसको इधर उधर जाना है, किन लोगों ने उसके लिए एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया किसी दूसरे नाम से। जाहिर बात है कि अगर ये हापुड़ गया है तो कोशिश करेगा कि वो अपने नाम से हापुड़ के होटल में ना बुकिंग करे, चेक इन करे। अगर उसने रेल जर्नी की है, एयर जर्नी की है, उस जमाने 2000 आज से 10 साल पहले तक एयर ट्रेवल करना या ट्रेन ट्रेवल करना कर लेते थे, ये लोग मैनिपुलेट कर लेते थे और किसी के नाम पर ट्रेवल करना, खासतौर से ट्रेन जर्नी, बस जर्नी। तो ये उन लोगों का नाम नहीं बताएगा जिन्होंने इसको इस तरह की लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की थी। निश्चित जाहिर तौर बात पर है सर भारत में आया तो जिस तरह से सर तमाम सवाल हैं और एनआईए के सामने भी तमाम जानकारियां जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। सर आपने दर्शकों के साथ तमाम अहम जानकारियां साझा की, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, तहव्वुर राना से लगातार पूछताछ का ये सिलसिला जारी है और इन सब के बीच अब तहव्वुर राना ने भी डिमांड किया एनआईए के आला अफसरों के सामने। उसने कुरान, कागज और कलम के डिमांड किया। हालांकि कुरान की प्रति राना को सौंपी गई है, लेकिन इन सब के साथ ही अब तमाम ये भी आप देख रहे थे लगातार हमारे दर्शक जानकारी भी इनके साथ हमारे गेस्ट साझा कर रहे थे कि जिस तरह से हालात, जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस, ऐसे जो खूंखार अपराधी होते हैं, आतंकी होते हैं, वो इतने इजीली इस तरह की जानकारियों को साझा नहीं करते। ये वही जानकारियां साझा करते हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं इनके बारे में। तो अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी एनआईए के आला अफसरों के सामने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।